सबसे पहले तो इस चैनल पर फिर से आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हमारी आज की फिल्म सत्य घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी है जिसमें क्राइम, करप्शन और पावर को बहुत ही शानदार तरीके से पेश किया गया है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे एक शातिर दिमाग आदमी कानून और उसके बनाए हुए नियमों के साथ खेल सकता है। फिल्म का नाम और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ये समय है साल 1990 का। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट अपने देश में चल रही ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग से परेशान हो चुकी थी। इसलिए एक दिन प्रेसिडेंट टीवी पर आके ये अनाउंस करते हैं कि हमें इस देश में चल रही सारी क्रिमिनल गैंग्स को खत्म करना है। और यहीं से कोरियन गवर्नमेंट इस देश में पल रहे गैंगस्टर्स के खिलाफ जंग का ऐलान करती है। सबसे पहले पुलिस ने चोई नाम के एक आदमी को पकड़ा है, जो पिछले कुछ सालों से इस शहर के सारे गैंगस्टर से कांटेक्ट में रहा है। चोई को अरेस्ट करने के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि आज से एक सप्ताह पहले इस शहर के एक बड़े गैंगस्टर किम ने यहाँ के एक बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया था। वो आदमी इन गैंगस्टर से बच के भागने में कामयाब होता है और फिर उसने पुलिस को बताया कि चोई के कहने पर ही किम ने उसे किडनैप किया था। चोई की पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े लोगों से काफी जान पहचान रही है और उसी का इस्तेमाल करके वो इन गैंगस्टर्स की मदद करता है। जेल में चोई से मिलने के लिए प्रोसिक्यूटर जो आता है, वो चोई से कहता है कि इन कागजों पे साइन करके तुम अपने सारे गुनाहों को कबूल करो। चोई उससे कहता है कि पुलिस को कुछ गलतफहमी हुई है, मैं एक शरीफ आदमी हूँ जिसका किसी भी क्रिमिनल गैंग से कोई लेना देना नहीं। चोई की ड्रामेबाजी देख के जो उस पे भड़क जाता है और फिर वो लॉकअप के अंदर घुस के उसकी पिटाई करता है। वो चोई से कहता है कि इस बार तुम्हारे पैसे और कॉन्टैक्ट्स तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 8 साल पहले का समय दिखाया जाता है। चोई उस समय कस्टम डिपार्टमेंट में काम किया करता था। उसने अपने चीफ और कलीग्स के साथ मिलकर काफी करप्शन किया था। एक दिन एक लेडी चोई और उसकी टीम की कंप्लेन कर देती है। चोई का चीफ अपने आदमियों से कहता है कि इस बार हम बुरी तरह फंसे हैं, इसलिए हम में से किसी एक को ये सारा इल्जाम अपने ऊपर लेना होगा ताकि बाकी सब बच सकें। और इस बात का फैसला ऐसे होगा कि जिसकी फैमिली में सबसे कम मेंबर है उसी आदमी को ये इल्जाम अपने ऊपर लेना होगा। तो इस हिसाब से यहाँ चोई फंस जाता है क्योंकि बाकी लोगों के मुकाबले उसकी फैमिली में सबसे कम मेंबर है। चोई को चीफ का ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन जूनियर होने की वजह से उसे ये मानना पड़ता है। फिर उस रात जब चोई अपनी ड्यूटी पर था, वो देखता है कि रात के अंधेरे में 2 लोग किसी कंटेनर से छुपाई हुई कोई चीज लेने के लिए आए थे। चोई उन्हें पकड़ने के लिए उनसे फाइट करता है, लेकिन वो दोनों बच के भागने में कामयाब होते हैं। चोई और उसका साथी देखता है कि यहाँ पर इन लोगों ने 10 किलो ड्रग्स छुपा रखी थी। चोई का कलीग कहता है कि ये ड्रग्स हमें पुलिस को सौंप देना चाहिए। चोई कहता है इससे अच्छा तो ये होगा कि हम इसे जापानियों को बेच दें। वैसे भी पुराने समय में हमें जापानियों ने 36 साल तक गुलाम बना के रखा था, तो जापानियों को बर्बाद करना एक तरह से हमारे लिए देशभक्ति ही है। उसका कलीग कहता है कि मैं शहर के एक गैंगस्टर को जानता हूँ जिसका जापान की याकुजा गैंग के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। फिर अगले दिन ये दोनों उस गैंगस्टर से मिलने के लिए उसके अड्डे पर जाते हैं। इस गैंगस्टर का नाम है चैंग। वो इस ड्रग्स के बदले इन दोनों को अच्छे खासे पैसे ऑफर करता है। चोई इस डील से काफी खुश था और इसलिए वो कुछ ज्यादा ही शराब पी लेता है। शराब के मामले में चोई एक कच्चा खिलाड़ी है और इसलिए वो नशा चढ़ने के बाद अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। बातचीत में इन्हें पता चलता है कि गैंगस्टर चैंग और चोई दोनों एक ही गाँव से हैं और पुराने समय में चोई की फैमिली ने चैंग की फैमिली की काफी हेल्प की थी, इसलिए वो चैंग के सामने अपनी धौंस दिखाते हुए उसकी इंसल्ट करने लगता है। इस बात से गुस्सा होकर चैंग का खास आदमी ली चोई को पीटने लगता है। चैंग चोई को उससे छुड़वाता है और जाने से पहले उससे कहता है कि बिजनेस डील के समय तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद जब चोई अपने पैसे लेने के लिए चैंग के पास जाता है, तो वो उस दिन की गलती के लिए चैंग से माफी मांगता है। वो चैंग से कहता है कि उसने कस्टम डिपार्टमेंट की नौकरी छोड़ दी है और अब वो चैंग के साथ ही काम करना चाहता है। इसके बाद चैंग उसे अपने साथ किसी क्लब में लेके जाता है। यहाँ चोई फिर से बहुत ज्यादा शराब पी के बहक जाता है। क्लब में उसकी मुलाकात उसके पुराने चीफ से होती है। वो नशे में चीफ के दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट करने लगता है। इस वजह से इन दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है, लेकिन चीफ को ये बात नहीं पता थी कि चोई का उठना बैठना अब गैंगस्टर लोगों के साथ है। वो ली की मदद से अपने चीफ को बहुत पीटता है। चैंग उसकी हरकतों को देखते हुए सोचता है कि ये आदमी नशे में बिल्कुल शेर बन जाता है और यहाँ से चोई की क्राइम की दुनिया में एक नई शुरुआत हो चुकी है। कस्टम डिपार्टमेंट में होने की वजह से चोई की गवर्नमेंट के बड़े अधिकारियों से काफी जान पहचान है। कुछ ही सालों में वो चैंग के साथ मिलकर इलीगल कामों से काफी पैसा कमाता है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। चोई अपने जान पहचान के बड़े लोगों की हेल्प से प्रोसिक्यूटर जो पर उसे छोड़ने का दबाव बनाता है। पुलिस डिपार्टमेंट का एक बड़ा अधिकारी जो को ऑर्डर देता है कि वो चोई को छोड़ दे। जो उसे छोड़ने से पहले धमकी देता है कि अभी हमारे हाथ गैंगस्टर किम नहीं लगाए, जिस दिन किम पकड़ा जाएगा हमें तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल जाएंगे, तो जब तक वो नहीं पकड़ा जाता तभी तक तुम जेल से बाहर हो। कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है। एक दिन चोई की मुलाकात उसके पुराने दोस्त हान से होती है।
हान एक बिजनेसमैन है जो कुछ क्लब और रेस्टोरेंट चलाता है। हान चोई से पूछता है कि क्या तुम किसी गैंगस्टर को जानते हो। चोई उसे बताता है कि वो अपने कस्टम की नौकरी काफी पहले ही छोड़ चुका है और आजकल वो गैंगस्टर्स के साथ ही काम करता है। हान चोई को अपने एक क्लब में लेके जाता है। वो चोई को बताता है कि क्लब में इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाता, क्योंकि इस बिजनेस में मेरे 2 और पार्टनर हैं, जिसमें से एक लड़की और एक किम नाम का गैंगस्टर है। ये दोनों मिलकर 80% प्रॉफिट खुद रख लेते हैं और मेरे हिस्से सिर्फ 20% आता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चोई चैंग से कहता है कि हमें गैंगस्टर किम को ठिकाने लगाना होगा ताकि हान के क्लब बिजनेस का एक बड़ा प्रॉफिट हमें मिल जाए। चैंग उससे कहता है कि हम गैंगस्टर्स के भी कुछ उसूल होते हैं, इसलिए मैं बिना किसी वजह के किम पर हमला नहीं कर सकता। चोई उससे कहता है कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ दोस्त भी हैं, तो अगर किम ने मेरे साथ कुछ गलत किया तब तो तुम उस पर हमला कर सकते हो। चैंग कहता है ठीक है, अगर किम ने तुम्हें कुछ कहा तो मेरी गैंग उस पर जरूर हमला करेगी। फिर अगले दिन चोई हान और अपने जीजा के साथ किम से मिलने के लिए जाता है। वो हान के दोनों बिजनेस पार्टनर से कहता है कि अब से इस बिजनेस में मेरी भी हिस्सेदारी है और आगे से इस क्लब के बिजनेस को कैसे चलाना है ये मैं तय करूंगा। चोई की बातें सुन के किम के आदमी उस पर भड़क जाते हैं। वो इन दोनों की पिटाई करके इन्हें धक्के मार के यहाँ से भगा देते हैं। यहीं पास के रेस्टोरेंट में बैठा चैंग चोई के आने का इंतजार कर रहा था। ये सारा ड्रामा चोई की एक चाल थी ताकि चैंग अपने आदमियों के साथ किम पर हमला कर सके। चैंग अपने आदमियों को ले जाकर किम की गैंग पर हमला कर देता है। अपनी गैंग के लोगों को बुरी तरह से पिटता देख किम को चैंग के साथ समझौता करना पड़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि किम पहले चैंग के लिए ही काम किया करता था, लेकिन बाद में बॉस बनने के लिए उसने एक नई गैंग बना ली। यहाँ बातचीत के दौरान इन दोनों गैंगस्टर्स के ईगो आपस में क्लैश होने लगते हैं और इस बात से चैंग उस पर बुरी तरह भड़क जाता है। इसलिए वो किम के सर पर काफी सारी बोतलें फोड़कर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है और इस तरह से चोई ने चैंग के साथ मिलकर किम का सारा क्लब का बिजनेस हड़प लिया। चैंग की वजह से किम काफी बुरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए वो इन दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देता है। पुलिस इन दोनों को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। बड़े अधिकारियों के साथ अपनी जान पहचान का हवाला देके चोई तो बच जाता है, लेकिन पुलिस वाले चैंग को नहीं छोड़ते क्योंकि उसी की वजह से किम घायल हुआ था। जेल से निकलने के बाद चोई किसी बड़े पॉलिटिशियन से मिलता है और चैंग को जेल से बाहर निकालने के लिए उसे काफी सारी रिश्वत देता है। इस पॉलिटिशियन की वजह से चैंग भी जेल से छूट जाता है। चैंग की रिहाई को सेलिब्रेट करने के लिए उस रात ये दोनों बहुत शराब पीते हैं। चैंग चोई से कहता है कि मैं आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि जब से मैं इस बिजनेस में हूँ मुझे बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन आज मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, इसलिए हो सके तो मुझे कभी धोखा मत देना। चोई उससे कहता है कि तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास दिमाग, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, आगे भी हम दोनों इसी तरह मिलकर बहुत पैसा बनाएंगे। फिर आने वाले 2 सालों में ये दोनों इलीगल कामों से काफी पैसा कमाते हैं और दिन ब दिन चोई की बड़े पॉलिटिशियंस और अधिकारियों के साथ जान पहचान बढ़ती जा रही है। अगले सीन में हम चोई को उस लड़की के साथ देखते हैं जो हान की बिजनेस पार्टनर हुआ करती थी। इससे साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच पिछले कुछ समय से अफेयर चल रहा है। ये चोई से पूछती है कि चैंग और तुम में इस गैंग का असली बॉस कौन है। चोई कहता है कि चैंग तो मेरे अंडर में काम करता है, इस गैंग का असली बॉस तो मैं ही हूँ, जिससे साफ पता चलता है कि चोई अब खुद को चैंग से बड़ा मानने लगा है। एक दिन चैंग के खास आदमी ली और चोई के जीजा की पैसों को लेकर कुछ बहस हो जाती है। ली उसके सर पर बोतल फोड़कर उसे घायल कर देता है। जब चोई को ये बात पता चलती है तो वो ली को पीटते हुए उसकी बहुत इंसल्ट करता है। ली चैंग के अलावा किसी को अपना बॉस नहीं मानता, इसलिए वो चोई का हाथ पकड़ लेता है। इसी समय चैंग यहाँ पहुंचकर ली को बुरी तरह से पीटता है। इसके बाद वो चोई से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी गैंग के किसी भी लड़के से कोई प्रॉब्लम हो तो खुद कोई एक्शन लेने के बजाय पहले मुझे बताना। एक दिन चोई चैंग से कहता है कि आज हम दोनों जो भी हैं वो सब कुछ मेरी वजह से है, इसलिए हमारी गैंग के जो भी बड़े फैसले हैं वो मैं ही करूंगा। चैंग को चोई की ये बात बुरी लगती है, इसलिए वो इनडायरेक्टली अपना गुस्सा दिखाते हुए इस गैंग में चोई को उसकी हैसियत याद दिलाता है। अगले सीन में हम चोई को गैंगस्टर किम के साथ बैठा देखते हैं, जिससे पता चलता है कि उसे चैंग की बात का बहुत बुरा लगा है और इसलिए चोई किम के साथ मिलकर अपनी एक नई गैंग बनाना चाहता है। इसके कुछ दिनों बाद जब चैंग अकेला कहीं जा रहा था तो किम के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। इस हमले में चैंग की जान तो बच जाती है, लेकिन वो काफी घायल हो जाता है। चोई उसे देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन चैंग उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने को कहता है। इसके कुछ दिनों बाद चैंग और उसकी गैंग किम के आदमियों को ढूंढ ढूंढ कर पीटना शुरू करती है। काफी ढूंढने पर भी किम इनके हाथ नहीं लगता। चैंग को पता है कि हमले वाले दिन उसके अकेले होने की जानकारी किम को चोई ने ही दी थी, इसलिए वो अपने आदमियों से चोई की भी काफी पिटाई करवाता है। ली तो पहले से ही चोई से चिढ़ा हुआ था, इसलिए वो उसे पीटने के अलावा उसकी काफी इंसल्ट भी करता है। कुछ समय बीत जाने के बाद चोई एक दिन चैंग से मिलने के लिए जाता है। वो अपनी गलतियों के लिए चैंग से माफी मांगता है। चैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा, क्योंकि पहले हमारे बीच अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन आगे से कभी मेरे रास्ते में मत आना। चोई उसे मनाने के लिए थोड़ी बहुत ड्रामेबाजी करता है,
लेकिन चैंग उसकी कोई भी बात नहीं मानता और वो चोई को उसके हिस्से के पैसे देकर अपने बिजनेस से पूरी तरह से हटा देता है। इसके बाद चोई किम से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास दिमाग, हम दोनों मिलकर चैंग से बड़ी गैंग और पैसा दोनों बना सकते हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि आज से पूरी ईमानदारी के साथ ये एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और यहाँ कहानी फिर से एक बार प्रेजेंट टाइम में आती है। ये गैंगस्टर आज तक इसलिए बचते रहे क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी इनसे मिले हुए थे, लेकिन अब क्योंकि देश के प्रेसिडेंट ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो अब पुलिस रेड करके इनमें से ज्यादातर गैंगस्टर्स को पकड़ लेती है। चैंग का खास आदमी ली भी इसमें पकड़ा जाता है, लेकिन चैंग और किम को पुलिस अभी भी नहीं ढूंढ पाई। इधर चोई अभी भी इस जुगाड़ में लगा है कि वो किसी तरह अपने आप को सजा से बचा सके। वो पुलिस डिपार्टमेंट के एक बड़े अधिकारी से मिलता है और वहाँ प्रोसिक्यूटर जो को भी बुलवाता है, लेकिन जो उसके ऑफर को ठुकराते हुए कहता है कि जिस दिन भी किम पकड़ा गया तुम्हें दोबारा जेल आना होगा। और इसी बीच एक दिन पुलिस टीम किम को पकड़ लेती है। उससे पूछताछ में चोई का नाम सामने आता है तो पुलिस उसे भी अरेस्ट कर लेती है। पुलिस कस्टडी में इन दोनों को आमने सामने लाया जाता है। चोई कहता है कि वो किम को नहीं पहचानता। इस बात पर भड़क कर किम उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे यहाँ से ले जाते हैं। प्रोसिक्यूटर जो चोई से कहता है कि किम ने अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं, इसलिए अब तुम्हारा जेल जाना तो तय है, लेकिन अगर तुम अपने सारे गुनाह कबूल कर लो तो तुम्हें सिर्फ 3 साल की सजा होगी, वरना तुम्हें भी 15 साल के लिए जेल जाना होगा। चोई उससे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है जिससे पुलिस डिपार्टमेंट का भी बड़ा फायदा होगा और मैं भी जेल जाने से बच जाऊंगा। जो उससे पूछता है बताओ तुम्हारे पास मेरे लिए क्या ऑफर है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चोई अपनी फैमिली के साथ कहीं डिनर कर रहा था। इसी वक्त चैंग के आदमी यहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। चैंग को ऐसी खबर मिली है कि चोई प्रोसिक्यूटर जो के साथ मिलकर उसे पकड़वाने का प्लान बना रहा है, लेकिन चोई उसे यह भरोसा दिलाने में कामयाब होता है कि वो पुलिस के साथ नहीं मिला हुआ है। चोई उससे कहता है कि वो बहुत जल्द ये देश छोड़ के अपनी फैमिली के साथ अमेरिका जाने वाला है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके चैंग की भी इस देश को छोड़ने में मदद करेगा। चैंग के पास भी फिलहाल बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए उसे चोई की बात पे भरोसा करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि चोई ने चैंग के लिए नकली पासपोर्ट बनवा लिया है। चैंग उससे कॉल करके कहता है कि मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ एयरपोर्ट तक चलना होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि चोई पुलिस वालों के साथ मिला हुआ था और यही था चोई का वो ऑफर जो उसने प्रोसिक्यूटर जो को दिया था। मजबूरी में चोई को चैंग के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। रास्ते में ये दोनों अपने पुराने समय की काफी सारी बातें करते हैं। चैंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि क्राइम की इस दुनिया में वापस मत आना, ना तो तुम अच्छे सिविल सर्वेंट बन पाए और ना ही अच्छे गैंगस्टर। लेकिन चोई उसके सामने अपनी कोई भी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि वो हर बात के लिए चैंग और किम को ही जिम्मेदार ठहराता है। इसी बीच एक तालाब के पास पुलिस की गाड़ियां इन्हें आगे और पीछे से घेर लेती हैं। चैंग समझ जाता है कि इस बार भी चोई ने उसे धोखा दिया है। चैंग समझ जाता है कि इस बार वो पुलिस के हाथों नहीं बच पाएगा, इसलिए वो जेल जाने से पहले चोई को खत्म करके जाना चाहता है। वो चाकू से चोई के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन किसी तरह चोई उससे बचने में कामयाब होता है और आखिरकार पुलिस चैंग को गिरफ्तार कर लेती है। चैंग की गिरफ्तारी के बाद चोई सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं जीत गया। बुसान शहर के ज्यादातर गैंगस्टर अब जेल में हैं, लेकिन चोई अपनी पावर का इस्तेमाल करके बच जाता है। इसके बाद यहाँ से 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। चोई का बेटा अब काफी बड़ा हो चुका है। अमेरिका में पढ़ने की वजह से उसे इस शहर के कोर्ट में नया प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। चोई और उसकी पूरी फैमिली इस खुशी को किसी रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट कर रहे हैं। चोई के हाव भाव को देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसे इस बात का गिल्ट है कि चैंग को गिरफ्तार करवा के उसने गलत किया। इसलिए वो अपने बेटे से कहता है कि भले ही तुम पैसे मुझसे कम कमाओ, लेकिन हो सके तो इंसान मुझसे बेहतर बनना। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि चैंग की आवाज में कोई चोई को पुकारता है। चोई बहुत डर के साथ उस तरफ देखता है और इसी सस्पेंस के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त हो जाती है।